दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरएफसी के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। इसके अलावा आईआरएफसी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट ने नए टारगेट दिए। आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई एक एनबीएफसी है, और आप देख ही सकते हो इसका एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है। कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी राहत दी गई है, किसी भी प्रकार के टैक्स से दायरे से इसको बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो भी यह लोन प्रोवाइड करती है इंफ्रा कंपनियाँ, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, यानी एक तरह से जीरो एनपीए वाला इनका बिजनेस है। और ये जो प्राइस है आप देख सकते हो आईपीओ से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आईपीओ ही इसका डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। लोगों को इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब दौड़ने लगा तो एक तरफा दौड़ा। अब लग रहा है क्या ये महंगा है इस लेवल पे, या फिर इसमें और बड़ी तेज़ी आ सकती है। अब Q4 भी आने वाला है, Q4 की क्या संभावना रह सकती है वो भी समझने की कोशिश करेंगे पुराने इसकी परफॉर्मेंस को देख के। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 72,943 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 456 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.62% गिरा BSE सेंसेक्स। वैसे शुरुआत ही सुबह 500 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी, और इसके पीछे वजह था इंटरनेशनल मार्केट जो सब गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दिए थे, और क्लोजिंग भी गिरावट के साथ हुई थी। अब आप देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे से जो बाजार में गिरावट का दौर जारी है उसमें लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, यानी जो स्तर हमने 75,000 के ऊपर का देखा था वो टूट चुका है, और काफ़ी स्टॉकों में करेक्शन आ चुका है। बाजार काफ़ी नीचे आ गया है। क्या आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी? तो ये जो गिरावट हो रही है बाजार में, इसमें सबसे जो बड़ा योगदान है वो है FII का। FII बाजार से बहुत तेज़ी से पैसे निकाले। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने भारी बिकवाली की है। 12 अप्रैल को उन्होंने 8027 करोड़ की निकासी की। 15 अप्रैल की बात करें तो उन्होंने 3268 करोड़ का अपना माल बेचा, और आज 16 अप्रैल को 10,208 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 14,676 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 4,468 करोड़ नेगेटिव है, यानी लगातार बिकवाली कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने करीब 15-16 हज़ार करोड़ का माल अपना बेच दिया है, और इस महीने में 18,098 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो एक तरफा बिकवाल बने हुए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं, और इससे बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो पैसे जो निकल रहे हैं FI के, उसके पीछे 2 बड़े रीजन। एक तो गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है, तो उनका जो अट्रैक्शन है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो गया है। दूसरी तरफ जो अमेरिकन बॉन्ड है उसकी प्राइस भी बढ़ी है, तो यहाँ जो मार्केट के पैसे वो उस तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ रीजन की वजह से FI इस समय बाजार में पैसे निकाल रहे हैं, और बाजार भी ऑल टाइम हाई पे आ गया था, उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है, इससे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन फिलहाल बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, तो वो हमारे DI की तरफ से। DI पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जैसे बिकवाली FI ने की, उन्होंने खरीदारी भी की है। 12 अप्रैल को उन्होंने 6,341 करोड़ की नई खरीदारी की फ्रेश। 15 अप्रैल को यानी कल 4,762 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आज उनकी खरीदारी का आंकड़ा कम था। आज उन्होंने 13,537 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,497 करोड़ की माल की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,040 करोड़ है, यानी FI के सामने ये जो खरीदारी है आधी ही है। वैसे इस महीने में 19,035 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो जितनी बिकवाली FI कर रही है उतनी ही DI की तरफ से खरीदारी हो रही है, और इसी वजह से बाजार को फिलहाल बैलेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। 21,099 के स्तर पे 0.22% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी IRFC ने काफ़ी दिन के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई, 139 पर क्लोजिंग थी कल की 140 के आसपास। इंट्राडे में 142 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 138 के आसपास। तो स्टॉक में गिरावट भी हुई, लेकिन काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ, निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिली, और इस वजह से 141 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.86% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो लगातार निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। 8 अप्रैल को स्टॉक 147 के आसपास था, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। 9 अप्रैल को फिर से निगेटिव क्लोजिंग हुई 0.2% की गिरावट के साथ 147 के आसपास,
और 10 अप्रैल को 146 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.3% की फिर गिरावट हुई। गिरावट भले थोड़ी हो लेकिन हो रही थी। फिर 12 अप्रैल को 145 के आसपास स्टॉक आया 1% की गिरावट के साथ। 15 अप्रैल को कल गिरावट थोड़ी बड़ी थी, स्टॉक 140 के आसपास आ गया 3.5% की गिरावट के साथ। लेकिन आज फिर से कुछ रिकवरी देखने को मिली है, यानी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट हुई थी उस पर ब्रेक लगा है। और इसके बीच में यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, श्री भास्कर चौराडिया जो एक पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे थे 27 नवंबर 2020 से, उस समय जब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट भी संभाल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे देख लो कि उनका जो पोस्ट है बदलाव किया जा रहा है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो नई लेटेस्ट यहाँ पे जानकारी दी गई एक्सचेंज को, उसमें कहा गया है कि जो चार्ज है उनका वो बदला जा रहा है। 15/4/2024 से वो पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर की पोस्ट से अब यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे, उनको वहाँ पे बदला जा रहा है। तो ये जो बदलाव किया गया इसके पीछे वजह कि अभी वो फिलहाल डेप्यूटेशन पर EPFO पर पीरियड के 5 साल के लिए उनको अपॉइंट कर लिया गया है, और वो इसी वजह से यहाँ पे उनका जो कार्यकाल है उसको बदला गया है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, IRFC आने वाले समय में 220 का टारगेट दिखा सकता है। अब यहाँ पे इसके बीच में कुछ कंडीशन भी है। तो देख लो कि IRFC को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है। टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल का कहना है कि यह शेयर अगले 6 से 8 महीनों में 220 का लेवल पार कर सकता है। और यहाँ पे ये लेवल तो पार कर सकता है, लेकिन इसके बीच में उन्होंने यहाँ पे कुछ संभावनाएं भी दिखाई है। उनका कहना है कि ऐसा तभी हो सकता है जब स्टॉक 160 के लेवल को पार कर जाए, यानी 160 के लेवल को पार किया तो फिर 220 इसके लिए आसान हो जाएगा। गौर करने वाली बात है कि 8 फरवरी के बाद से ही 160 के लेवल को इसने पार नहीं किया है। जायसवाल का कहना है कि ऐसे शेयरों में सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि ये ऐसे शेयर नहीं है जिन्हें आप 2 साल के लिए लॉक कर दे और फिर पता लगाए कि इसकी कीमत क्या है। हालांकि उन्होंने ट्रेड पॉजिटिव होने के कारण स्टॉक पर बने रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब तक स्टॉक 100 के लेवल के नीचे नहीं आता, निवेशकों को इस पर बने रहना चाहिए, और एक बार 100 के नीचे जाए तो फिर इसमें से एग्जिट लेना चाहिए, यानी स्टॉक फिर और गिर सकता है। तो ऐसी संभावना बहुत कम है कि ये स्टॉक 100 के नीचे जाए। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट शुरू हो जाए, एक तरह से बाजार में पैनिक सेलिंग होगी तभी नीचे आएगा, वरना स्टॉक मजबूत है। और जिस तरह से सरकार ने अनाउंस किए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय इस इलेक्शन के बाद अब शुरू होंगे, यानी अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, अब ज़मीनी हकीकत पर उनका काम शुरू होगा, तब उसमें बड़ा रोल दिखाई देगा IRFC का। IRFC उसको फंड प्रोवाइड करेगी। 3 बड़े फ्रेट कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, बहुत सारी नई ट्रेन आएगी जिसमें वंदे भारत शामिल है, और स्लीपर वंदे भारत भी आने वाली है, और नमो भारत भी होगी, अमृत भारत भी होंगी। बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है, बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में IRFC अपना कमाल दिखाएगा जरूर। अब यहाँ पे रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। अगर हम पिछले रिजल्ट को डिस्कस करें, देखो मार्च 2023 में इनका सेल्स 6236 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 6742 करोड़ तक पहुँचा। तो देख सको कि पिछले 4 क्वार्टर में अच्छा खासा सेल्स बढ़ा है, और खर्च में कटौती हुई है, ये भी इसकी बड़ी जीत है। तो भले ही सेल बढ़ा हो लेकिन खर्च कम कर लिया कंपनी ने। मार्च 2023 में जहाँ पे 47 करोड़ के आसपास था, दिसंबर में वो मात्र 35 करोड़ के आसपास ही रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 6189 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 6706 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2023 में 1328 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 1604 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है और सेल्स भी बढ़ा है। कुल मिला के देखें तो आंकड़े उत्साहवर्धक है, और आने वाले इसमें भी इसमें संभावना पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इसका EPS भी वृद्धि हुई है। मार्च 2023 में जहाँ पे 1.02 रुपीज़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 1.23 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। और इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो एक शानदार तेजी फिर शुरू हो जाएगी, इसको फ्रेश ट्रिगर मिल जाएगा, और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें बने रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।